कहानी की शुरुआत में हम रात का समय देखते हैं, जहां एक माइनिंग साइट पर कोनरैड नाम का आदमी खुदाई करवा रहा था। वो कई सालों से किसी बेहद कीमती चीज की तलाश में था। कोनरैड की बॉडी पर मौजूद गहरे जख्मों के निशान और उसके आर्टिफिशियल हाथ को देखकर साफ पता चलता है कि वो किसी बड़े हादसे से गुजर चुका है, जिसकी वजह से अब वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अगले ही पल माइनिंग साइट पर कॉर्ड कंपनी की अरबपति सीईओ विक्टोरिया कॉर्ड आ जाती है। कोनरैड उसी के लिए काम करता था और पिछले कई सालों से उसके कहने पर एक प्राचीन स्कैरब की तलाश कर रहा था, लेकिन अभी तक वो लोग स्कैरब को ढूंढने में कामयाब नहीं हुए थे। कोनरैड विक्टोरिया को बताता है कि आखिरकार उसने स्कैरब का पता लगा लिया है, अब बस उसे बाहर निकालना बाकी है। ये सुनकर विक्टोरिया बेहद खुश हो जाती है और कोनरैड को सुबह होने से पहले ही स्कैरब को बाहर निकालने का आदेश देती है। विक्टोरिया के पर्सनल साइंटिस्ट डॉक्टर सैंचेज उससे पूछते हैं कि कहीं ये स्कैरब भी पिछले वाले की तरह नकली तो नहीं। इस पर विक्टोरिया जवाब देती है कि ये स्कैरब असली है, क्योंकि वो इसकी ताकत को महसूस कर सकती है। इसके बाद हमें स्कैरब के बारे में बताया जाता है। दरअसल स्कैरब धरती का नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह की एक एलियन टेक्नोलॉजी थी। ब्रह्मांड में भटकते हुए उसने कई ग्रहों को तबाह किया और फिर धरती पर आ पहुंचा। धरती पर ये स्कैरब मिस्र के प्राचीन राजाओं को मिला। उसकी टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण किया। समय के साथ स्कैरब अलग अलग लोगों के पास जाता रहा और उसने कई लोगों को अपनी सदी का सबसे ताकतवर और मशहूर इंसान बनने में मदद की। कुछ लोगों ने स्कैरब की ताकत का इस्तेमाल शहर से क्राइम खत्म करने और लोगों की मदद करने के लिए किया। ऐसे ही लोगों को दुनिया ब्लू बीटल के नाम से जानती थी। अगले सीन में हम हाइमे को पालमेरा सिटी के एयरपोर्ट पर देखते हैं। हाइमे कई सालों बाद अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके वापस अपने शहर लौटा था। इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे लेने एयरपोर्ट आए हुए थे। काफी समय बाद अपने पेरेंट्स, ग्रैंड मदर और अपनी बहन मिलाग्रो से मिलकर हाइमे बेहद खुश हो जाता है। कुछ देर बाद उसके अंकल रूडी भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद सभी लोग रूडी की कार में बैठकर एक रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जाते हैं। खाना खाने के दौरान हाइमे की बहन मिलाग्रो उसे बताती है कि बहुत जल्द वो सब बेघर होने वाले हैं, क्योंकि उनके मकान मालिक ने अब 3 गुना ज्यादा किराया मांगना शुरू कर दिया था। ये सुनकर हाइमे पूरी तरह हैरान रह जाता है और पूछता है, तो क्या अब हम डैड की शॉप में रहेंगे? इस पर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उनकी शॉप भी अब उनके पास नहीं रही, क्योंकि बिजनेस में हुए भारी नुकसान की वजह से वो बिक चुकी थी। इतना ही नहीं, इसी दौरान हाइमे के डैड को एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका था। ये सब सुनकर हाइमे परेशान हो जाता है और अपनी फैमिली से पूछता है कि उन्होंने उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। इस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि इन सब परेशानियों की वजह से उसकी पढ़ाई पर असर पड़े। अब हाइमे समझ चुका था कि उसकी फैमिली को फाइनेंशियली उसकी जरूरत है, इसलिए अगले ही दिन से वो अपनी बहन मिलाग्रो के साथ विक्टोरिया के घर पर एक सर्वेंट की तरह काम करने लगता है। काम के दौरान जब हाइमे घर के अंदर विक्टोरिया को कोनरैड के साथ देखता है तो एक्साइटमेंट में उसे हाई बोल देता है, लेकिन विक्टोरिया उसकी तरफ देखती तक नहीं। तभी मिलाग्रो हाइमे से कहती है कि अमीर लोगों के लिए हम गरीब लोग हमेशा इनविजिबल होते हैं और यही हमारी सुपर पावर है। उधर जब विक्टोरिया अपने कमरे में पहुंचती है तो वहां उसे जेनी मिलती है। जेनी उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें कॉर्ड कंपनी ऐसे सुपर वेपन्स बनाने की तैयारी कर रही थी जो किसी आम इंसान की बॉडी से जुड़कर उसे इतना ताकतवर बना सकते थे कि वो अकेले ही 100 लोगों का मुकाबला कर सके। दरअसल जेनी के डैड और विक्टोरिया ने मिलकर कॉर्ड कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन उनके डैड की मौत के बाद जेनी कंपनी में विक्टोरिया की पार्टनर बन गई थी और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कंपनी ऐसे हथियार बनाए जिनकी वजह से लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। इसके बाद जेनी विक्टोरिया से पूछती है कि जब इस प्रोजेक्ट को सालों पहले बंद कर दिया गया था तो अब उसे दोबारा शुरू क्यों किया जा रहा है। इस पर विक्टोरिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो एडवांस वेपन्स बनाएंगे तो उन्हें दूसरे देशों की मिलिट्री को बेचकर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जब जेनी विक्टोरिया से पूछती है कि उसे आइलैंड पर माइनिंग के दौरान आखिर क्या मिला है, तो विक्टोरिया उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती और कोनरैड के साथ वहां से जाने लगती है। विक्टोरिया को जाता देखकर जेनी उससे कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि इसे सालों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। जेनी की बातें सुनकर विक्टोरिया गुस्से में आ जाती है। वो जेनी से कहती है, इस कंपनी को मैंने बनाया है, तुम्हें तो बस अपने डैड की पोस्ट विरासत में मिली है, जिसकी वजह से तुम कंपनी के पैसों से चैरिटी करती फिरती हो और पूरी दुनिया घूमती रहती हो। विक्टोरिया जेनी के डैड और अपने पुराने बिजनेस पार्टनर को भी काफी भला बुरा कहती है। वो बताती है कि कैसे उन्होंने कंपनी को घाटे में डाल दिया और उसे अकेला छोड़कर चले गए। इसके बाद विक्टोरिया ने अकेले ही कंपनी को संभाला और उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। अब जेनी और विक्टोरिया के बीच बहस शुरू हो जाती है। थोड़ी दूरी पर खड़ा हाइमे ये सब देख रहा था।
उसे लगा कि जेनी खतरे में है, इसलिए वो विक्टोरिया से जेनी के पीछे हटने के लिए कह देता है। हाइमे की इस हरकत से विक्टोरिया बेहद गुस्सा हो जाती है और उसी समय उसे नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद हाइमे अपनी बहन मिलाग्रो के साथ कोड कंपनी के बाहर बैठकर जेनी का इंतजार करने लगता है। जैसे ही जेनी बाहर आती है, हाइमे उससे नौकरी के बारे में पूछता है, क्योंकि उसकी वजह से ही विक्टोरिया ने उसे और उसकी बहन दोनों को काम से निकाल दिया था। जेनी हाइमे को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद कहती है और उसे अपना नंबर देकर ऑफिस आने के लिए बोलती है ताकि वो उसे नई नौकरी दिला सके। जेनी का नंबर मिलते ही हाइमे और उसकी बहन बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें एक बेहतर नौकरी मिल जाएगी। उसी रात जब हाइमे को नींद नहीं आती तो वो अपने कमरे से बाहर निकल आता है। बाहर वो अपने डैड को अकेले बैठकर शराब पीते हुए देखता है। हाइमे अपने डैड से कहता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वो अपनी जिंदगी में नाकाम हो गया हो। इस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। अगले दिन हाइमे जेनी से मिलने के लिए कॉर्ड कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। उसे छोड़ने के लिए उसकी फैमिली और अंकल रूडी भी साथ आए थे। हाइमे अपने परिवार को घर वापस जाने के लिए कहता है और खुद बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे बताया जाता है कि उसकी और जेनी की मीटिंग पहले से फिक्स नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ी देर इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ कंपनी के अंदर जेनी एक साइंटिस्ट का सूट पहनकर चोरी छिपे उस लैब की तरफ बढ़ रही थी जहां स्कैरब रखा हुआ था। रास्ते में वो बड़ी चालाकी से डॉक्टर सांचेज के पास से लैब की चाबी हासिल कर लेती है और दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाती है। लैब के अंदर स्कैरब को देखकर जेनी पूरी तरह हैरान रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर सांचेज वापस आते, वो स्कैरब को लेकर वहां से निकल जाती है। जब डॉक्टर सांचेज वापस लौटते हैं और लैब में स्कैरब को गायब देखते हैं तो वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजाकर सिक्योरिटी को अलर्ट कर देते हैं और आदेश देते हैं कि किसी को भी बिल्डिंग से बाहर न जाने दिया जाए। जेनी किसी भी तरह स्कैरब को लेकर वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन तभी हाइमे उसे देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। जेनी हाइमे को समझाने की कोशिश करती है कि इस समय उसके पास बिल्कुल समय नहीं है और वो बाद में उससे बात करेगी, लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। मजबूर होकर जेनी वो बॉक्स हाइमे को दे देती है जिसके अंदर स्कैरब रखा हुआ था। वो हाइमे से कहती है कि वो इस बॉक्स को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाए। साथ ही जेनी उसे सख्त चेतावनी देती है कि वो अपनी जान से भी ज्यादा इस बॉक्स का ध्यान रखे और भूल कर भी इसे न खोले। जेनी की बात मानकर हाइमे स्कैरब को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब हाइमे उस बॉक्स के साथ घर पहुंचता है तो उसके फैमिली मेंबर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो नौकरी मांगने गया था लेकिन बदले में सिर्फ एक छोटा सा बर्गर बॉक्स लेकर लौट आया था। अब सभी लोग हाइमे से बॉक्स खोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर उसके अंदर क्या है। पहले तो हाइमे साफ मना कर देता है, क्योंकि जेनी ने उसे बॉक्स खोलने से मना किया था, लेकिन परिवार के जिद करने पर वो आखिरकार बॉक्स खोल देता है। बॉक्स के अंदर मौजूद स्कैरब को देखकर हाइमे और उसकी फैमिली पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज क्या थी। जैसे ही हाइमे स्कैरब को हाथ लगाता है, वो एक्टिवेट होने लगता है। ये देखकर हाइमे खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी डिवाइस है। लेकिन तभी अचानक स्कैरब उसके हाथों से उछलकर सीधे उसके चेहरे से चिपक जाता है। ये देखकर हाइमे और उसके परिवार वाले बुरी तरह डर जाते हैं। जब अंकल रूडी स्कैरब को हाइमे के चेहरे से हटाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जबरदस्त बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर पड़ते हैं। अब पूरे घर में अफरा तफरी मच चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल स्कैरब ने हाइमे को अपना नया होस्ट चुन लिया था, इसलिए वो धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर समाने लगता है। अचानक हाइमे की पीठ से स्कैरब के पंजे बाहर निकल आते हैं, जो उसे उठाकर कमरे की छत से लटका देते हैं। इसके बाद एक एक करके हाइमे के जूते और सारे कपड़े जलने लगते हैं और फिर स्कैरब एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से हाइमे के शरीर पर एक बेहद ताकतवर ब्लू बीटल सूट तैयार कर देता है। अब हाइमे ब्लू बीटल बन चुका था। हाइमे को स्कैरब और उसकी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए अपने बदले हुए रूप को देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब स्कैरब के अंदर मौजूद एआई हाइमे के साथ जुड़ने के बाद अपनी ताकतों को टेस्ट करना चाहती थी। इसी वजह से अगले ही पल वो हाइमे को घर की छत तोड़ते हुए सीधे आसमान में उड़ा ले जाती है। एआई सबसे पहले उसकी फ्लाइंग पावर चेक करना चाहती थी, इसलिए वो हाइमे को सीधे अंतरिक्ष तक ले जाती है। स्पेस में पहुंचकर हाइमे पूरी तरह दंग रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस समय धरती से इतनी दूर अंतरिक्ष में मौजूद है।
इसके बाद एआई हाइमे को बेहद तेजी से वापस धरती की तरफ लेकर आती है, लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले वो उसे हवा में रोक देती है, क्योंकि अब वो उसकी लैंडिंग पावर टेस्ट कर रही थी। फिर एआई हाइमे को पूरी सिटी में बिजली जैसी रफ्तार से उड़ाने लगती है ताकि उसकी स्पीड चेक की जा सके। तेज रफ्तार में उड़ते हुए हाइमे अचानक एक कार के ऊपर जा गिरता है, जिससे कार पूरी तरह तबाह हो जाती है। हालांकि हाइमे को जरा सी भी चोट नहीं लगती। हाइमे तुरंत कार के मालिक से माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। इसी दौरान हाइमे सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा था और सामने से उसकी तरफ तेज रफ्तार में एक बस आ रही थी। एआई को लगा कि बस उसके होस्ट यानी हाइमे पर हमला करने वाली है, इसलिए उसे बचाने के लिए वो तुरंत उसके सामने अपने विंग्स फैला देती है। लेकिन जैसे ही बस उन विंग्स से टकराती है, वो बीच से 2 हिस्सों में कट जाती है। हालांकि बस में बैठे किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचती। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग और खुद हाइमे भी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इसके बाद एआई हाइमे को वापस उसके घर ले आती है। हाइमे की फैमिली उसके लिए काफी परेशान थी, लेकिन जैसे ही वो उसे सही सलामत वापस आता देखती है, सब राहत की सांस लेते हैं। अब एआई हाइमे की बॉडी से ब्लू बीटल का सूट हटा लेती है। सूट हटते ही हाइमे पूरी तरह नेकेड हो जाता है और अगले ही पल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी फैमिली तुरंत कपड़ों से उसकी बॉडी ढक देती है। कुछ देर बाद जब हाइमे को होश आता है तो वो किसी को कुछ नहीं बताता और जल्दी से अपने कमरे में जाकर कपड़े पहनने लगता है, क्योंकि अब वो जेनी से मिलना चाहता था। उसे यकीन था कि स्कैरब के बारे में वही उसे सही जानकारी दे सकती है। लेकिन टी शर्ट पहनते समय जब हाइमे अपनी पीठ से बाहर निकले स्कैरब के हिस्सों को देखता है तो वो और भी ज्यादा डर जाता है। हाइमे की फैमिली उसे घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि सबको डर था कि कहीं उसके साथ कुछ और बुरा ना हो जाए। लेकिन हाइमे किसी तरह सबको समझाकर जेनी से मिलने के लिए कोड कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि जेनी किसी से छुपते हुए भाग रही है। जैसे ही जेनी की नजर हाइमे पर पड़ती है, वो जल्दी से उसकी कार में बैठ जाती है और उससे तुरंत गाड़ी भगाने के लिए कहती है। दरअसल विक्टोरिया को पता चल चुका था कि लैब से स्कैरब जेनी ने चुराया है, इसलिए अब उसके गार्ड्स जेनी को मारना चाहते थे। हाइमे किसी तरह जेनी को लेकर वहां से भाग निकलता है और विक्टोरिया के गार्ड्स से बचते हुए अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही हाइमे के अंकल रूडी उस पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी कार लेकर गया था और अब वो कई जगह से टूट चुकी थी। हाइमे की फैमिली भी जेनी से नाराज थी, क्योंकि उसी के दिए बोक्स की वजह से हाइमे की ये हालत हुई थी। तभी हाइमे के डैड सबको शांत कराते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इससे भी मुश्किल दिन देखे हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुरा समय भी एक दिन गुजर जाएगा। जब जेनी हाइमे से स्कैरब के बारे में पूछती है तो हाइमे उसे बता देता है कि स्कैरब अब उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। साथ ही वो अपनी पीठ से बाहर निकले स्कैरब के हिस्से भी सबको दिखाता है। ये देखकर जेनी हैरान रह जाती है। वो हाइमे को बताती है कि स्कैरब ने उसे अपना नया होस्ट चुना है, जो बेहद अजीब बात है, क्योंकि स्कैरब किसी को भी इतनी आसानी से अपना होस्ट नहीं बनाता। पिछले हजारों सालों में उसने सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही चुना था और अब उनमें से एक हाइमे भी बन चुका था। जब हाइमे जेनी से पूछता है कि क्या स्कैरब को उसकी बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है, तो जेनी बताती है कि इसका जवाब शायद उसके डैड की लैब में मिल सकता है। दरअसल जेनी के डैड ने अपनी पूरी जिंदगी स्कैरब पर रिसर्च करने में बिताई थी, लेकिन उस लैब की चाबी इस समय कोड कंपनी की बिल्डिंग में मौजूद थी। इसीलिए हाइमे जेनी और अंकल रूडी के साथ कंपनी की बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, ताकि किसी तरह वो चाबी हासिल की जा सके। अंकल रूडी ने सालों की मेहनत से एक खास डिवाइस बनाई थी, जो अपने आसपास मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरों को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया कोड अलग अलग देशों के जनरलों के साथ स्कैरब टेक्नोलॉजी से बने हथियारों की डील कर रही थी। लेकिन तभी कॉनरैड आकर उसे बताता है कि स्कैरब चोरी हो चुका है और जेनी हमारे हाथ नहीं लगी। ये सुनते ही विक्टोरिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कॉनरैड को हर हाल में जेनी को मारकर स्कैरब वापस लाने का आदेश देती है। अब अंकल रूडी अपनी बनाई हुई डिवाइस की मदद से कोड बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी कैमरों को ब्लॉक कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हाइमे और जेनी बिल्डिंग के अंदर घुसकर चाबी चुराने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों बाहर निकल पाते, उनके सामने कॉनरैड आ जाता है। कॉनरैड गुस्से में सीधे हाइमे पर हमला कर देता है। जैसे ही वो हमला करता है, हाइमे के अंदर मौजूद स्कैरब की एआई एक्टिवेट हो जाती है और अगले ही पल ब्लू बीटल का सूट उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। अब हाइमे बड़ी आसानी से कॉनरैड के वार को रोक देता है और पलटवार करते हुए उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी कॉनरैड भी अपनी बॉडी में लगी टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते उसकी बॉडी पर एक एडवांस टेक सूट तैयार हो जाता है, जो उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देता है।
इसके बाद हाइमे और कॉनरैड के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कैरब की ताकत की वजह से हाइमे कॉनरैड को आसानी से पीछे धकेल देता है। तभी एआई हाइमे से अपने एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल करके कॉनरैड को खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन हाइमे साफ मना कर देता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। इसी दौरान कॉनरैड देखता है कि रूडी और जेनी कार से उनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो तुरंत उन पर हमला कर देता है। हाइमे जेनी और रूडी को बचाने के लिए कॉनरैड को छोड़कर उनकी तरफ भागता है, लेकिन इसी वजह से कॉनरैड को दोबारा हमला करने का मौका मिल जाता है। इस बार वो हाइमे को बुरी तरह पीट देता है। हालांकि इससे पहले कि कॉनरैड उसे जान से मार पाता, रूडी और जेनी अपनी कार से उसे जोरदार टक्कर मार देते हैं। टक्कर लगते ही कॉनरैड दूर जाकर गिर पड़ता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग हाइमे को कार में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद जेनी चाबी की मदद से लैब का दरवाजा खोलती है और फिर हाइमे और रूडी के साथ अपने डैड की सीक्रेट लैब के अंदर पहुंच जाती है। लैब के अंदर मौजूद एडवांस गैजेट्स और पुराने ब्लू बीटल सूट को देखकर उन सभी को पता चलता है कि जेनी के डैड ही पालमेरा सिटी के असली ब्लू बीटल थे। जेनी बताती है कि उसके डैड ने सालों तक स्कैरब पर रिसर्च की और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन जब वो स्कैरब को अनलॉक नहीं कर पाए तब उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से खुद का ब्लू बीटल सूट और कई गैजेट्स बनाए ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। इसके बाद जेनी रूडी से कहती है कि उसके डैड के कंप्यूटर में जरूर ऐसा डेटा होगा जिससे पता चल सके कि स्कैरब किसी इंसान की बॉडी पर कैसे काम करता है या उसे बॉडी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। अब रूडी कंप्यूटर को अनलॉक करके सारी फाइल्स चेक करने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि हाइमे से पहले स्कैरब ने जिस इंसान को अपना होस्ट चुना था, जेनी के डैड ने उस पर भी रिसर्च की थी। उस रिसर्च से उन्हें एक बेहद डरावनी बात पता चली थी। स्कैरब को उसके होस्ट की बॉडी से तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक उस इंसान की मौत न हो जाए। ये सुनते ही हाइमे पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी किसी मशीन या एंड्रॉइड की तरह नहीं जीना चाहता था। गुस्से और डर में हाइमे लैब से बाहर चला जाता है। उसे समझाने के लिए अंकल रूडी भी उसके पीछे जाते हैं। रूडी हाइमे को बताते हैं कि कैसे उसके डैड ने अपनी पूरी जिंदगी फैमिली के लिए कुर्बान कर दी और हमेशा वही किया जिससे उनका परिवार खुश रह सके। वो हाइमे से कहते हैं कि उसे ये ताकत किसी वजह से मिली है। अगर वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करे तो वो अपनी फैमिली की गरीबी दूर कर सकता है और सबको एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। अंकल रूडी की बातें सुनकर हाइमे को एहसास होता है कि शायद यही उसकी किस्मत है। अब वो स्कैरब की ताकत के साथ जीने का फैसला कर लेता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि इन शक्तियों की मदद से वो अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है। तभी वो लोग आसमान में एक हेलीकॉप्टर को हाइमे के घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। जेनी तुरंत उस हेलीकॉप्टर को पहचान जाती है। वो विक्टोरिया का हेलीकॉप्टर था, यानी विक्टोरिया के गार्ड्स स्कैरब हासिल करने के लिए हाइमे के घर पहुंचने वाले थे। अपने परिवार को खतरे में देखकर हाइमे तुरंत ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उसके फैमिली मेंबर्स को घर से बाहर निकालकर बंदूक की नोक पर हाइमे के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। इस समय हाइमे के पेरेंट्स पूरी तरह डरे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स उन्हें नुकसान पहुंचाते, वहां ब्लू बीटल बन चुका हाइमे पहुंच जाता है और गार्ड्स पर हमला करके अपने परिवार को बचा लेता है। अब विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्लू बीटल का सूट पूरी तरह बुलेट प्रूफ था, इसीलिए हाइमे को कुछ नहीं होता। इसके बाद जब गार्ड्स उसके परिवार पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो हाइमे अपने विंग्स की मदद से सबको बचा लेता है। स्कैरब की एआई लगातार हाइमे से कह रही थी कि वो अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल करके सभी गार्ड्स को मार डाले, लेकिन हाइमे फिर से ऐसा करने से मना कर देता है। वो सिर्फ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है जिनसे गार्ड्स घायल हों लेकिन उनकी जान न जाए। विक्टोरिया कोड हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से ये सब देख रही थी। वो तुरंत कॉनरैड को अपने खतरनाक हथियारों से हाइमे पर हमला करने का आदेश देती है। स्कैरब की एआई हाइमे को पहले ही चेतावनी दे देती है कि उस पर हमला होने वाला है, इसलिए हाइमे भी कॉनरैड का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हाइमे के डैड अपनी बेटी मिलाग्रो के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। अपने डैड को मुसीबत में देखकर हाइमे तुरंत उनकी तरफ भागता है, लेकिन इसी दौरान कॉनरैड पीछे से हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि स्कैरब की एआई भी हाइमे की मदद नहीं कर पा रही थी। कॉनरैड हाइमे को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। उधर हार्ट अटैक की वजह से हाइमे के डैड की मौत हो जाती है और उसी दौरान एक जबरदस्त धमाके के साथ उनका घर भी जलकर राख हो जाता है। एक ही पल में हाइमे की फैमिली ने अपना घर और परिवार का सबसे अहम सदस्य दोनों खो दिए थे। इस हादसे से पूरा परिवार टूट चुका था। इसके बाद जेनी
हाइमे की फैमिली को अपने डैड के पुराने हेडक्वार्टर में ले जाती है। वहां अंकल रूडी सालों से बंद पड़े जेनी के डैड के पुराने शिप को दोबारा चालू कर देते हैं। अब सभी लोग उसी शिप में बैठकर विक्टोरिया को रोकने और हाइमे को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस शिप के अंदर कई एडवांस हथियार मौजूद थे। हाइमे की फैमिली अपनी पसंद के हथियार चुन लेती है ताकि वो विक्टोरिया के गार्ड्स का मुकाबला कर सकें। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि जिस किले में हाइमे को कैद रखा गया है वहां टनल के रास्ते मेन पावर सप्लाई तक पहुंचकर बिजली काट दी जाए ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर वो हाइमे को बचा सकें। दूसरी तरफ जब हाइमे को होश आता है तो वो खुद को एक बड़ी इलेक्ट्रिक मशीन से बंधा हुआ पाता है। दरअसल विक्टोरिया ने अपने साइंटिस्ट्स को आदेश दिया था कि वो हाइमे की बॉडी से स्कैरब की ताकत निकालकर कॉनरैड के अंदर ट्रांसफर कर दें। उधर जेनी और हाइमे की फैमिली विक्टोरिया के गार्ड्स पर हमला कर देती है। रूडी अपनी चालाकी और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कई गार्ड्स को आसानी से खत्म कर देता है। इसके बाद वो सभी लोग टनल के रास्ते इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया के आदेश पर साइंटिस्ट्स हाइमे की शक्तियों को कॉनरैड के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। जब जेनी और मिलाग्रो गार्ड से बचते हुए पावर सप्लाई रूम तक पहुंचती हैं, तो वो देखकर दंग रह जाती हैं कि विक्टोरिया ने वहां एडवांस मशीनों का पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा था। इन मशीनों की मदद से वो हाइमे की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को स्टोर कर रही थी ताकि स्कैरब की ताकत से और भी खतरनाक हथियार बनाए जा सकें। ये देखकर जेनी पूरे इलाके में बम लगा देती है और फिर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम हाइमे को देखते हैं जिसे एक अजीब सा विजन दिखाई देता है। उस विजन में वो अपने डैड से मिलता है। अपने डैड को देखकर हाइमे बेहद खुश हो जाता है। हाइमे के डैड उसे समझाते हैं कि उसे स्कैरब को पूरी तरह अपना लेना चाहिए ताकि वो दोनों एक हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे किसी खास मकसद के लिए चुना है। हाइमे अपने डैड से उसके साथ वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। तभी वो पूरी जगह टूटने और बिखरने लगती है। अपने डैड की बात मानकर हाइमे स्पेस में तैर रहे ब्लू बीटल को छू लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, स्कैरब की एआई और हाइमे की पावर पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ जाती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्कैरब की काफी ताकत पहले ही कॉनरैड की बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी थी। अब कॉनरैड पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। उधर जेनी के लगाए हुए बम फट जाते हैं, जिससे लैब की पूरी पावर सप्लाई बंद हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर हाइमे खुद को मशीन से आजाद कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि कॉनरैड उसे मार पाता, विक्टोरिया का पर्सनल साइंटिस्ट लैब का दरवाजा खोल देता है और हाइमे को बाहर निकलने में मदद करता है। वो हाइमे से कहता है कि उसकी फैमिली यहीं मौजूद है और उसे तुरंत जाकर उन्हें बचाना चाहिए। साइंटिस्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि वो इतने समय से विक्टोरिया का साथ देकर गलत कर रहा था। अपनी फैमिली के वहां होने की बात सुनते ही हाइमे उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर कॉनरैड गुस्से में उस साइंटिस्ट को बेहद बेरहमी से मार डालता है और फिर हाइमे का पीछा करने निकल जाता है। कुछ ही देर में कॉनरैड हाइमे तक पहुंच जाता है, लेकिन मरने से पहले हाइमे किसी तरह उससे बचकर भाग निकलता है। भागते भागते वो एक लोहे के विशाल दरवाजे तक पहुंच जाता है, जिसके आगे जाना लगभग नामुमकिन था। उधर विक्टोरिया के गार्ड्स लगातार उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। इस समय हाइमे स्कैरब की ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि स्कैरब की एआई उसे बताती है कि पावर ट्रांसफर होने की वजह से सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगेगा। अब इससे पहले कि विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे को मार पाते, वहां उसकी ग्रैंड मदर एक विशाल मशीन गन लेकर पहुंच जाती हैं और आते ही सारे गार्ड्स को गोलियों से भून देती हैं। अपनी दादी का ये खतरनाक रूप देखकर हाइमे पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद उसकी ग्रैंड मदर हाइमे को गार्ड से बचाकर सुरक्षित शिप तक ले आती है। वहीं दूसरी तरफ जेनी और हाइमे की बहन मिलाग्रो अब भी टनल के अंदर फंसी हुई थीं। इसी दौरान विक्टोरिया को टनल के अंदर जेनी मिल जाती है और वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। जब हाइमे को पता चलता है कि जेनी और उसकी बहन अभी भी टनल में फंसी हुई हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए दोबारा टनल के अंदर जाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम मिलाग्रो को देखते हैं, जो अकेले ही जेनी के डैड के एडवांस गैजेट्स की मदद से विक्टोरिया के गार्ड्स से लड़ रही थीं। लेकिन तभी वहां हाइमे भी पहुंच जाता है और गार्ड्स को बुरी तरह हराना शुरू कर देता है। अपनी बहन को सही सलामत देखकर हाइमे बेहद खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहां कॉनरैड आ जाता है और सीधे हाइमे पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया कोड हेलीकॉप्टर में बैठकर जेनी को बंदी बनाए हुए थी और ऊपर से हाइमे और कॉनरैड की लड़ाई देख रही थी। इसी दौरान जेनी मौका देखकर अपने डैड के बबलगम वेपन का इस्तेमाल करती है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रैश में पायलट की मौत हो जाती है, लेकिन विक्टोरिया और जेनी दोनों बबलगम के विशाल झाग की वजह से बच जाते हैं।
उधर हाइमे और कॉनरैड की लड़ाई में कॉनरैड लगातार भारी पड़ रहा था, क्योंकि स्कैरब की पावर हासिल करने के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। हाइमे पूरी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक कॉनरैड का सामना नहीं कर पाता। अब जैसे ही कॉनरैड हाइमे को मारने वाला होता है, तभी अंकल रूडी उस पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से कॉनरैड हाइमे को छोड़कर रूडी पर हमला करने लगता है। हाइमे को लगता है कि कॉनरैड ने उसके अंकल को मार दिया है। ये देखकर वो गुस्से में अपना पूरा पावर इस्तेमाल करते हुए कॉनरैड पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब हाइमे कॉनरैड को खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी स्कैरब की एआई उसे रोक देती है। दरअसल एनर्जी ट्रांसफर के दौरान एआई ने कॉनरैड की यादों को पढ़ लिया था। उसे पता चलता है कि कॉनरैड ने बचपन से ही बहुत दर्द सहा था। एक युद्ध में वो बुरी तरह घायल हो गया था, जिसकी वजह से उसके कई बॉडी पार्ट्स काटने पड़े। इसके बाद विक्टोरिया ने उसकी यादें मिटाकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कॉनरैड की सच्चाई जानने के बाद हाइमे उसे मारने का फैसला बदल देता है। अब धीरे धीरे कॉनरैड की पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ उसे पुकार रही हो। इसी वजह से वो सीधे विक्टोरिया के पास जाता है और खुद को ब्लास्ट कर देता है। उस धमाके में कॉनरैड के साथ साथ विक्टोरिया भी मारी जाती है। कॉनरैड के ब्लास्ट से वहां किसी न्यूक्लियर धमाके जैसी तबाही मच जाती है, लेकिन हाइमे जेनी के डैड के शिप की मदद से अपने पूरे परिवार और जेनी के साथ वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो जाता है। बाद में पता चलता है कि अंकल रूडी भी कॉनरैड के हमले से बच गए थे। उन्हें जिंदा देखकर हाइमे बेहद खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि विक्टोरिया की मौत के बाद अब पूरी कोड कंपनी की मालिक सिर्फ जेनी रह गई है। वहीं दूसरी तरफ हाइमे का घर जलने के बाद उनके पड़ोसी उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। अपने आसपास के लोगों का प्यार और साथ देखकर हाइमे और उसकी फैमिली काफी भावुक हो जाती है। कुछ समय बाद जेनी भी हाइमे से मिलने वहां पहुंचती है। दरअसल अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जेनी फैसला करती है कि वो हाइमे और उसकी फैमिली की आर्थिक मदद करेगी, ताकि वो फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। और इसी के साथ ब्लू बीटल की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।